हारिणी समूह की तरफ से मैं आज लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मैं सुषमा मोघे, इंदौर से। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के दूधी जगह छोटी सी गांव में हुआ था, जहाँ मेरे पिताजी डॉक्टर थे। उसके बाद मेरी शिक्षा दीक्षा सारी ग्वालियर में हुई। ग्वालियर से मेरी जो मौसी थी वो ही मेरी टीचर थी इस विद्यालय में, और गीत संगीत साहित्य मंची प्रस्तुति उसमें उनका, मौसी जी का तथा मामा जी का बहुत योगदान रहा। बचपन से हाथ पकड़कर आगे कैसे चलना है, हर समय स्वागत गान, गीतों की प्रस्तुति, कविताओं का कोई भी विशेष कार्यक्रम हो, विविध कार्यक्रम वर्ष भर चलते रहते विद्यालय में, उनमें सब में हमारी निश्चित ही भागीदारी होती थी। उसके बाद मेरा कार्य क्षेत्र रहा केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसमें सागर से शुरू की करके चिरमिरी छोटी सी जगह थी कोल माइंस की, और इंदौर बड़ा शहर, अलग अलग स्थितियों में मैंने काम किए। बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे बच्चे, लड़के लड़कियां मुझे मेरे सामने रहते थे, और उनके साथ प्रासंगिक गीत और स्वागत गीत, कोई विशेष अवसर के गीत, और छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं, चुटकुले, कितने ही कार्यक्रम हम लोगों ने आकाशवाणी अंबिकापुर तथा आकाशवाणी छतरपुर के लिए किए थे। और मंची प्रस्तुति के लिए तैयार करना, उनके कंपटीशन के प्रतियोगिताएं कराना, CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका मार्गदर्शन करना, ये सब काम करते करते और 1981 से हम लोगों ने, मतलब मेरे पति प्रदीप मोघे जी ने और हमारे प्राचार्य थे रामेश्वर दयाल काम्बोज, उनके दोस्तों से उन्होंने बहुत लघु कथाएं की किताबें हमको दी पढ़ने के लिए। हम लोगों ने बहुत वाचन किया, और इसमें से सुकेश साहनी जी की एक पुस्तक का डरे हुए लोग का हिंदी से मराठी अनुवाद भी किया था, और वैसे छुटपुट लेखन अपना चलता रहता था। अभी आपने इतना बड़ा मंच दिया, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मेरा रिटायर्ड लाइफ में एक नई स्फूर्ति आ गई है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी लघु कथाएँ आपको पसंद आएंगी। पहली लघु कथा, रक्षाबंधन, राखी के उपहार। एक रक्षाबंधन का अवसर, बहुत खुशी का अवसर भाई बहन दोनों के लिए था। प्रतिदिन घूमने जाते थे। यज्ञेश्वर सोकर उठे, घूमने गए, रास्ते में उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे अपने अपने बहनों के हाथों से राखी बंधवाकर गांव में छोटे छोटे बच्चे खूब खुश हो रहे थे, और नित्य नियम अपना अधूरा छोड़ के वो भी वापस घर आए। रोज घूमने जाते थे एक डेढ़ किलोमीटर, पर वापस आए और अपनी मोटरसाइकिल निकाली, बोले मैं ज़रा आता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। घर में हम लोगों को बताकर और चले गए, और गांव के बर्फीले रास्ते से मोटरसाइकिल निकालते हुए वो पहुँचे शहर। शहर से निकलते हुए थोड़ा आराम करने के विचार से रुके ही थे कि एक तरफ साड़ियों की दुकान दिखी। वो आनंद फानंद दुकान में गए। एक सुंदर सी 9 गजी बारीक नक्काशी वाली चौखाने की साड़ी उन्होंने अपनी बहन के लिए खरीदी, जैसे वो चटक रंग पसंद करती थी, अपनी बहन के लिए खरीदी। और फिर बस के लिए छोटे छोटे गांव शहर में जाना था, बस का इंतज़ार करते रहे। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, बस आई नहीं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ही मोटरसाइकिल से निकल पड़ूं, बस का इंतज़ार करने से तो अच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी से ही पहुंच जाऊं। सोचने की देर थी कि उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली, और बहुत ही अच्छी तरह से और खुश होकर वो बहन के गांव पहुंच गए, गंज बासुदा। बहन ने उनको अचानक देख के बहुत ही प्रसन्नता दिखाई, और तुरंत ही खाना वगैरह बनाकर थाली सजाकर वो आ गई। उनको पता था भाई डॉक्टर है और बहुत कम समय रुकेगा मेरे यहाँ। उन्होंने फटाफट सारी तैयारी की, खाना खिलाया, प्यार से राखी बंधवाई। नेंग में साड़ी देखते ही साथ उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उनके पसंद का चटकीला रंग, बारीक नक्काशी वाले किनार, और बहुत खुश हुई वो। उन्होंने खूब आशीष दिया अपने छोटे भाई को और कहा कि तुम गांव-गांव घूमकर मरीजों के लिए इतना सेवा भाव रखकर और उनका उपचार करते रहते हो, तुमको दुआएं ज़्यादा मिलती हैं, मुझे पता है। पैसों की जगह दुआएं देते हैं गांव के लोग, वो दुआएं तुमको खूब मिलती रहे, खूब फलते फूलते रहो। और भाई बहनों ने प्यार से रक्षाबंधन निभाया। आजकल इस कोरोना काल में तो ऐसे प्रसंगों की कल्पना ही हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये कहानी मुझे आज याद आई। आशा है आपको पसंद आई होगी। सबसे पहले मैं आर्मी समूह की डॉक्टर मीनू पांडे जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ और सबको वंदन करते हुए दूसरी कहानी, दूसरी लघु कथा सुनाती हूँ। दोनों तरफ से पल्लू कंधों पर खींचकर दरवाजे के पास खड़ी रही, सोचती रही। और ये मेरी जो आदत थी बच्चों ने अपना ली थी। तो जैसे हम कहते हैं कि बच्चे मतलब अपने छात्र छात्राएं अनुकरण करती हैं टीचर्स का। मेरी दूसरी कहानी का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। अरे सुनते हो विजय, आज ही मुझे पता चला, बात हुई फोन पर। अपने घर के पास ही है उसका ऑफिस, जाके मिला जल्दी से। बहुत वर्षों बाद आया है अपने शहर में। देखो तो तुमसे मिलकर कितना खुश हो जाएगा वो। जब हम सब एक ही घर में एक ही परिवार में रहते थे तो कितना मेलजोल था तुम्हारा। तुम्हारी तारीफ करते नहीं आता था। ऐसा करो अभी चली जाओ, बाद में सारे काम में व्यस्त हो जाओगी। स्कूल जाना, ये करना, वो करना, तुम फिर नहीं जा पाओगी। निर्मल का नाम सुनते ही मैं भी खुश हो गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। झटपट तैयार होने गई। अरे क्यों समय बर्बाद कर रही हो तैयार होने में? जैसी हो वैसी अच्छी हो, चली जाओ अभी, बाद में तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। मैं भी खुशी खुशी उससे मिलने के सपने देखते हुए पैर में चप्पल सरकाई और निकल गई। और करीब 10 मिनट में ही मैं उसके ऑफिस पहुंच गई थी। पता नहीं था उसका उतना ऑफिस में ऐसा रॉ वगैरह होगा। उसके नाम नेम प्लेट पढ़कर, उसके नाम की पट्टिका पढ़कर मैं सीधे ही उसके कैबिन में चली गई। मैं इतनी खुश थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम लोग साथ साथ खेलते बड़े हुए और इतनी बड़ी ओहदे पर उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिली। ऐसा मजे ऑफिस होगा इतना। मैं तो खूब खुशी से भरी हुई थी। मुझे देखते ही साथ वो कुर्सी से फटाक से उठ खड़ा हुआ और देखते ही देखते उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। ये कैसे कपड़े पहन कर आ गई हो तुम? ये ऐसे कपड़े पहन कर आ गई हो तुम अचानक? देखती हो मेरा ऑफिस कितना बड़ा है, कितना मेरा रोब है ऑफिस में, कितना मेरा रुतबा है यहाँ। अब आ गई हो तो देखो, सुनो, बाहर किसी को मत बताना कि तुम मेरी दीदी हो और चुपचाप चले जाओ वापस। और यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी मिलने की इच्छा होगी, मिलने आ जाऊँगा। अभी तुम जाओ। और सुना मैंने क्या कहा? बाहर किसी को ये मत बताना मेरे रिश्तेदार हो, मेरी दीदी हो। अच्छा, मिलते हैं, जाओ। धन्यवाद। आजकल के युग में, दिखावटी संसार में, ये रिश्ते ऐसे तार होते देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। इसलिए मेरे मन में एक बात आई, अरे आप भी थी, समझ लीजिए। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है टेंशन। मैं ठीक हूँ। अरे बस साबुन सोप केस वगैरह गिर गया था, मैं नहीं गिरी हूँ। मैं ठीक हूँ। बाहर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं नहा धोकर अच्छे से बाहर आ जाऊंगी। सबको टेंशन न रहे, सबको सुनाकर टेंशन दूर करने को कह रही हूँ। आप तुम लोग तो बस बिना कारण मेरा टेंशन लेते हो। या भी मैं 1-2 लड्डू खाऊंगी, काजू बादाम मिलाकर 2-4 बर्फी बना के रखना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे और ज़्यादा पैसे खर्च मत करना, थोड़ा सा चावल की खीर बना लेना। मुझे कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, ये याद रखो, शक्कर की बीमारी नहीं है। मैं अच्छा मीठा खाऊंगी, चाहे आधी रोटी खाऊं, उसके बाद मीठा ज़रूर खाऊंगी। अब
तुम लोग ये टेंशन वगैरह रखो, तुम लोग जो अपना बाहर घूमते हो, कुछ भी खाना पीना करते हो, मैं देखो घर के बने अच्छे घी के लड्डू खाती हूँ। और मेरे कमरे की लाइट बुझाना मत रात को, मुझे खूब अच्छे लाइट में और प्रकाश में सोना ही अच्छा लगता है। दोनों बहुएं बाहर से इनकी बातें सुन रही थी, ये नहा रही हैं या हमको दे रही बुलाने। और ये बाहर निकलने के बाद तो उनका और भी पूरा व्याख्यान शुरू हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फटाफट उनके पसंद के लड्डू और बर्फ़ी ला के रख दी नाश्ते के लिए, और गर्मा गर्म चाय पेश की। और ये बातें हमारे पूर्व बुजुर्गों की जीवनी, रोज़ सुबह से उनका प्राणायाम व्यायाम करना, घर के सारे काम अपने से करना, इतनी उनमें शक्ति रहती थी कि वो किसी भी बिना मशीन के सहारे सारे काम निपटा लेती थी। और आजकल के हम लोग हैं जो एक एक काम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, बिजली के उपकरणों से करते रहते हैं, और ज़रा सी बात पर थके हारे लेटे रहते हैं। ये अंतर्द्वंद आपके मन में भी चलता होगा कि अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए पौष्टिक खाना ज़रूरी है और मेहनत भी उतनी ज़रूरी है। अगली पीढ़ी को ये समझाने के लिए मैंने ये कहानी सुनाई। मुझे आशा है, विश्वास है कि ये कहानी आपको गुदगुदाएगी भी और अच्छी भी लगेगी। धन्यवाद, नमस्कार और धन्यवाद, साधुवाद सबको। आर्यनी समूह को मुझे अवसर देने के लिए पुनश्च एक बार धन्यवाद।